बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 17 है और टॉपिक आपका चल रहा है केल्विन साइकिल, जिसको आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हो। इसके अलावा C3 पाथवे भी आप कहते हो, डार्क रिएक्शन भी कहते हो। तो चार नाम है इसके टॉपिक के। कितने नाम? चार। दोबारा देख लें, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल या C3 पाथवे। और उसके बाद इस लेक्चर का हम पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? फेज़ 2 होगा और उसमें रिडक्शन देखेंगे और फेज़ 3 भी हम देखेंगे, जिसमें हमने रीजनरेशन ऑफ कार्बन एक्सेप्टर RUBP को दोबारा पैदा करना है। मैं सबसे पहले एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम वहाँ से पढ़ेंगे। ये रिएक्शन केल्विन साइकिल जो होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन यहाँ से शुरू होता है। ये RUBP है, राइबोलोज बिसफास्फेट है। राइबोलोज बिसफास्फेट है। ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक शुगर है। ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक शुगर है। नाम है इसका राइबोलोज बिसफास्फेट। और इसके कितने मॉलिक्यूल हमने लेने हैं? 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। और हर मॉलिक्यूल के अंदर कितनी कार्बन है? 5 कार्बन है। इस साइड पे भी फास्फेट है, इस साइड पे भी फास्फेट है। और इस तरह के कितने मॉलिक्यूल लेने? 3 मॉलिक्यूल। और उसके बाद यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मॉलिक्यूल लेने? 3 मॉलिक्यूल लेने। कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे हम? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेंगे। रिएक्शन इधर से शुरू होगा। सबसे पहले ये RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करेगा? रोबिस्को, जो कि राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये किसका काम करेगा? कार्बोक्सिलेज का काम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? कैप्चर करेगा और RUBP के साथ मिलाएगा। और जब RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो आर्जी तौर पर 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। ये आपकी बुक में डायग्राम में मेंशन नहीं है, लेकिन वर्ड्स में मेंशन है कि आर्जी तौर पर 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। आर्जी तौर पर 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। लेकिन वो 6 कार्बन कंपाउंड क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है और फौरन 3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूट जाता है। और हर 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहलाता है। हर 3 कार्बन वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहलाता है, या इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरेट का दूसरा नाम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं आप लोग, या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है, ये पहला फेज है, जिसको कहते हैं फेज 1। और कार्बन की फिक्सेशन हो गई है। जो कार्बन पहले कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा थी, जो कार्बन पहले कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा थी, वो अब किसका हिस्सा बन चुकी है? 3 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन चुकी है, इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। इसी फेज को कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। अब हमने क्या करना है? दूसरे फेज की तरफ चलना है। और फेज 2 क्या है? फेज 2 कार्बन रिडक्शन या रिडक्शन फेज। फेज 2 रिडक्शन फेज। तो इसको हमने देखना है। पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट है या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, PGA है। इसको क्या कहते हैं? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या 3PG भी बोल सकते हैं इसको आप। 2 नाम है इसके, 3PG या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये नेम्स हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? टोटल 6 हैं। और हर मॉलिक्यूल में कार्बन कितनी है? 1 2 3। एक साइड पे फास्फेट है, इस साइड पे फास्फेट है, बस। तो ये क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट है या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं इसके? 6 हैं। इसी तरह के कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल हैं। अब क्या होगा? अब ATP आएगा। और कितने ATP आएंगे? 6 मॉलिक्यूल। कितने हैं? 3PGA के कितने मॉलिक्यूल हैं? 6। तो ATP भी कितने आएंगे? 6 आएंगे और यूज़ हो जाएंगे और अपना इनऑर्गेनिक फास्फेट इसको दे जाएंगे। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 6-ADP में। और ये क्या बन जाएगा? पहले इस साइड पे फास्फेट था, ये देखिए इस साइड पे फास्फेट है, अब इस साइड पे भी फास्फेट आ गया है। तो ये अब बन चुका पहली कार्बन पे भी फास्फेट,
तीसरी कार्बन पे भी फास्फेट, सो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। पहले सिंपल 3 फास्फो तीसरी कार्बन पे था, पहले फास्फेट किस कार्बन पे था 1 2 3 कार्बन पे फास्फेट था, तो कहते थे 3 फास्फोग्लिसरेट या 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब तीसरी कार्बन पे भी फास्फेट है, पहली कार्बन पे भी फास्फेट है, सो नाम बनेगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। इस साइड पे फास्फेट कहाँ से आया, एटीपी ने दिया। एटीपी कितने थे 6 थे, तो फास्फेट भी कितने होंगे 6, और ये भी कितने थे 3 फास्फोग्लिसरेट कितने थे 6 थे, तो इसी तरह 6 क्या बन गए 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बन गए। अब इसकी करानी हमने रिडक्शन, और रिडक्शन कौन कराएगा NADPH, और ये भी कहाँ से आ रहा है, एटीपी भी किधर से आया लाइट रिएक्शन से आया, और NADPH भी कहाँ से आया लाइट रिएक्शन से आया। ये डायग्राम देखिए इधर, ये लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल होती है, पानी इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन बनती है पानी से, फिर लाइट रिएक्शन में एक ATP बनता है और एक NADPH बनता है, वही ATP इधर इस्तेमाल होता है और वही NADPH भी इधर इस्तेमाल होता है। अभी आपने देखा वहाँ ATP इस्तेमाल हो रहा है 6, अभी 6 बाद में 3 और भी इस्तेमाल होंगे, और NADPH भी इस्तेमाल हो रहे हैं 6 NADPH। सो ये दोनों ATP भी लाइट रिएक्शन से आ रहा है, NADPH भी लाइट रिएक्शन से आ रहा है, और ये दोनों कहाँ यूज़ हो रहे हैं केल्विन साइकिल में, डार्क रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं। अब चूंकि ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट की क्या हो जाती है रिडक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है रिडक्शन, ये रिडक्शन करता है, सो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। जब इसकी रिडक्शन हो जाती है तो 6 NADPH हाइड्रोजन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, रिडक्शन कर देगा इसकी, बाकी खुद वापस चला जाएगा। 6 NADP और 6 अनऑर्गेनिक फास्फेट चले जाएंगे। वो जो एक फास्फेट दोनों साइड पे मौजूद था ना, दोनों साइड में फास्फेट है, एक साइड का फास्फेट फिर चला जाता है, सो 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट निकलते हैं यहाँ से, 6 NADP वो भी रिलीज होते हैं, और 6 NADPH यूज होते हैं। तो अब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट जब इसकी NADPH रिडक्शन करता है तो क्या बनता है, तो बनता है G3PE। G3P क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, 1 2 3 कार्बन और इस साइड पे फास्फेट। चूंकि अब हाइड्रोजन आई है, रिडक्शन हुई है, तो 1,3 बिस और इनऑर्गेनिक फास्फेट, पहली पोजीशन वाला इनऑर्गेनिक फास्फेट चला गया है, ये वाला फास्फेट निकल गया है, तो अब एक साइड पे दोबारा फास्फेट आ जाएगा। अब चूंकि हाइड्रोजन भी ऐड हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं, तो इसका अब नाम होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। G का मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 का मतलब 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ये वाला फेज क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है। इस G3P में से, इस एक G3P में से टोटल कितने G3P बने हैं, टोटल 6 G3P बने हैं, 6 G3P बने हैं टोटल। 6 G3P में से एक G3P साइकिल को छोड़ देगा, एक G3P साइकिल को छोड़ देगा, 1 2 3 और फास्फेट, तो ये G3P एक G3P साइकिल को छोड़ रहा है, तो इस साइकिल का आउटपुट क्या है G3P है, इस साइकिल का आउटपुट क्या है G3P है, और इस साइकिल का इनपुट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। साइकिल का याद रखना, केल्विन साइकिल का इनपुट कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका आउटपुट एक G3P का मॉलिक्यूल है। अब एक G3P बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही है, ये चीज़ क्या है कार्बोहाइड्रेट। हमने फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट ही बनाने होते हैं, लेकिन जो पहला कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कितनी कार्बन वाला होता है 3 कार्बन वाला। हमने क्या बनाना है ग्लूकोज, जिसमें कितनी कार्बन होती है C6 कार्बन होती हैं। सो पहले G3P एक आ जाएगा, उसके बाद साइकिल दोबारा चलेगा, एक और G3P आएगा, सो 3 कार्बन मिलकर क्या बना देंगे C6 कार्बन बना देंगे, और वो क्या होगा ग्लूकोज होगा। सो इस तरह पहले याद रखना केल्विन साइकिल में G3P बनता है, ग्लूकोज नहीं बनता फोटोसिंथेसिस में, पहले G3P बनता है, फिर दूसरा G3P आएगा, एक G3P दूसरा G3P मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। सो एक G3P बाहर निकला और उस एक G3P ने ग्लूकोज बनाया, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बाद में बनाए जाते हैं। सो 6 टोटल G3P कितने थे 6 थे, एक G3P बाहर चला गया, तो बाकी कितने G3P बच गए 5 G3P बच गए हैं। तो इस फेज़ को हम देख लेते हैं, ये फेज़ 2 है और रिडक्शन का फेज़ है। चलिए देखें, ईच मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसको क्या कहते हैं PGA का मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड। ईच मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड receive an additional phosphate from ATP of light reaction. Each molecule of phosphoglyceric acid
जिसको 3-फास्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं, जिसको 3PG भी बोलते हैं, 3-फास्फोग्लिसरेट। हर PGA का मॉलिक्यूल, हर 3-फास्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल क्या करता है, रिसीव एन एडिशनल फास्फेट, एक इजाफी फास्फेट लेगा। कहाँ से लेगा, फ्रॉम ATP। वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन से आने वाले ATP से PGA का मॉलिक्यूल एडिशनल फास्फेट लेता है और कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिंग 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। एज द प्रोडक्ट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज रिड्यूस टू ग्लिसरॉल्डिहाइड, और बाद में 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बाय रिसीविंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन डोनेटेड फ्रॉम NADPH ऑफ लाइट रिएक्शन। इसको यहाँ से दोबारा समझें। इसको मैंने क्या कहा, ये जो कंपाउंड है बेटा इसको PGA बोलते हैं, और PGA के कितने टोटल मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। सो हर जो PGA का मॉलिक्यूल है या हर जो 3-फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड, हर फास्फोग्लिसरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो अभी एक फास्फेट मौजूद है। हर फास्फोग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल एक इजाफी फास्फेट लेगा। कहाँ से लेगा, ATP से लेगा, और ATP कहाँ से आएगा, लाइट रिएक्शन से। सो लाइट रिएक्शन से ATP आएगा, ये कितने मॉलिक्यूल हैं, 6, वो भी कितने आएंगे, 6 आएंगे, और एक एक्स्ट्रा एडिशनल फास्फेट किसको देंगे, 3-फास्फोग्लिसरेट को देंगे या 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड को देंगे। तो जिसके नतीजे में एडिशनल फास्फेट लेके ये 3-फास्फोग्लिसरेट, ये PGA तब्दील हो जाएगा किसमें, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। पहले सिर्फ फास्फेट यहाँ पे था, अब फास्फेट इधर भी मौजूद है और इधर भी आ गया। पहली पोजीशन पे भी फास्फेट है, तीसरी पोजीशन पे भी फास्फेट है। सो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या होगा, ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इसकी NADPH रिडक्शन कराएगा। वो क्या देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा या 2 हाइड्रोजन देगा। सो अब ये भी कहाँ से आएगा, ये भी लाइट रिएक्शन से आएगा। NADPH भी लाइट रिएक्शन से आएगा। कितने आएंगे, 6 आएंगे, और वो 6 NADPH जो लाइट रिएक्शन से आएंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन आयन उसको कहते हैं, वो हाइड्रोजन किसको देगा या इलेक्ट्रॉन किसको देगा, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को देगा। जिसके नतीजे में NADPH उसकी क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। किसकी, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन कौन करेगा, NADPH। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है G3P में। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे G3P के, 6। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। 3-फास्फोग्लिसरेट की फास्फोराइलेशन ATP ने की, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन किसने की, NADPH ने की, जिसके नतीजे में 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो गया, G3P में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट, टोटल मॉलिक्यूल कितने, 6 हैं। तो अब ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस हो चुका है इनटू G3P। अब G3P इज द सेम 3 कार्बन शुगर। G3P क्या है, 3 कार्बन शुगर है, विच इज फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। याद रखना ये G3P सेलुलर रेस्पिरेशन में भी बनती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन का मरहला क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। पहला मरहला क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज टूटता है 2 पैरोविक एसिड में। G3P वही 3 कार्बन शुगर है जो कि ग्लाइकोलाइसिस में भी बनती है, और ग्लाइकोलाइसिस क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला मरहला ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लिहाजा ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है। और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है, 2 पैरोविक एसिड में। और पहले ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, 3 कार्बन शुगर में, उसका नाम G3P है। सो G3P इज द सेम 3 कार्बन शुगर, ट्राइओस है, 3 कार्बन शुगर है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बनती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी बनती है, और अब फोटोसिंथेसिस में भी बन रही है। G3P फोटोसिंथेसिस में भी बनता है और रेस्पिरेशन में भी बनता है। और ये ट्राइओस है, 3 कार्बन पे मुश्तमिल शुगर है, और ट्राइओसिस जो होती है, दे आर द इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज दे आर द इंटरमीडिएट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। ठीक हो गया। G3P वही 3 कार्बन शुगर है जो ग्लाइकोलाइसिस में बनती है, किसको तोड़ के, ग्लूकोज को तोड़ के। तो ठीक है बेटा, आपने क्लियर किया कि G3P वही 3 कार्बन पे मुश्तमिल शुगर है
जो कि ग्लाइकोलाइसिस में भी बनती है, और ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला मरहला होता है। और किससे बनती है? ग्लूकोज को स्प्लिट करके, ग्लूकोज को तोड़ के। इन दिस वे द फिक्स्ड कार्बन इज रिड्यूस टू एनर्जी रिच G3P। इस तरह कार्बन को क्या किया गया था? पहले फिक्स किया गया था, और फिक्स कार्बन अब एनर्जी रिच कंपाउंड G3P का हिस्सा बन चुकी है। अब फिक्स्ड कार्बन, वो जो कार्बन थी उसको पहले हमने फिक्स किया था, और फिक्स करने के बाद वो कार्बन अब एनर्जी रिच कंपाउंड G3P ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फास्फेट का हिस्सा बन चुकी है, विद एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ ATP एंड NADPH, बोथ द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन और द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हैविंग एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब इसका क्या मतलब है? इस तरह जो कार्बन पहले फिक्स हुई थी, अब वही कार्बन उसी कार्बन को हमने किसके ज़रिए? ATP के ज़रिए और NADPH के ज़रिए। ATP की लगी एनर्जी, याद रखना, ATP की क्या लगी है? ATP की लगी है एनर्जी, और NADPH की क्या लगी है? रिड्यूसिंग पावर। NADPH की क्या लगी? रिड्यूसिंग पावर। ATP की लगी एनर्जी, जिसके नतीजे में जो फिक्स कार्बन थी वो किस में कन्वर्ट होगी? G3P में। फिक्स कार्बन ATP की एनर्जी को इस्तेमाल करेगी। फिक्स कार्बन जिस कार्बन को हमने पकड़ लिया था, किसकी शक्ल में? 3-फास्फोग्लिसरेट की शक्ल में या PGA की शक्ल में हमने उसको पकड़ा था। अब ATP की एनर्जी इस्तेमाल होगी और NADPH की रिड्यूसिंग पावर इस्तेमाल होगी, जिसके नतीजे में वो एक एनर्जी रिच कंपाउंड जिसका नाम है ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फास्फेट, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, और सारी एनर्जी अब कहाँ स्टोर हो गई है? G3P में सारी एनर्जी स्टोर हो गई है। एक्चुअली द G3P important, actually the G3P and not glucose is the carbohydrate produced directly from the Calvin cycle। याद रखना, हकीकत में G3P बनता है कैल्विन साइकिल में। हकीकत में कैल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन में G3P बनता है, ग्लूकोज नहीं बनती। एक्चुअली द G3P and not glucose is the carbohydrate produced directly from the Calvin cycle। कि याद रखना, कैल्विन साइकिल में हकीकत में G3P बनता है, ग्लूकोज नहीं बनती। कौन सा कार्बोहाइड्रेट कैल्विन साइकिल में बनता है? G3P। हम अक्सर क्या कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में या कैल्विन साइकिल में क्या बनता है? ग्लूकोज। हालांकि ग्लूकोज से पहले G3P बनता है और बाद में G3P से ग्लूकोज बनता है। सो एक्चुअली द G3P इज द शुगर, नॉट द ग्लूकोज, दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। फॉर एवरी 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटरिंग द साइकिल, कितने मॉलिक्यूल एंटर हुए थे कार्बन डाइऑक्साइड के? 3 मॉलिक्यूल एंटर हुए थे कार्बन डाइऑक्साइड के। एंड कंबाइनिंग विद द 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन RuBP। और किसके मॉलिक्यूल, और किसके 3 मॉलिक्यूल थे? 3 मॉलिक्यूल थे 5 कार्बन शुगर के, जिसका नाम था राइबोलोज बिसफॉस्फेट। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे शुरू में, और 3 मॉलिक्यूल थे 5 कार्बन वाले कंपाउंड के। उस 5 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम था राइबोलोज बिसफॉस्फेट RuBP। तो उसके नतीजे में G3P कितने बने? 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P containing 18 कार्बन इन ऑल आर प्रोड्यूस्ड। याद रखना, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं और 3 मॉलिक्यूल ही इस्तेमाल होते हैं 5 कार्बन वाले कंपाउंड RuBP के। सो 3 मॉलिक्यूल RuBP के, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, इनसे 6 मॉलिक्यूल बनते हैं G3P के। हर G3P में 3 कार्बन। G3P टोटल कितने बने? 6। सो 6 × 3 6 × 3 18 कार्बन टोटल हमारे पास बनते हैं। बट ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P कैन बी काउंटेड एज ए नेट गेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन टोटल G3P कितने बनते हैं? 6। लेकिन हमें कितना मिलता है? नेट कितना मिलता है? 1। सो हम ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P कैन बी काउंटेड एज ए नेट गेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमें नेट कितना कार्बोहाइड्रेट मिला? 1 G3P। टोटल G3P 6, हमें कितने G3P मिले नेट कार्बोहाइड्रेट के तौर पर? 1। ये डायग्राम देखिएगा थोड़ी सी कि RuBP के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए थे? 3। RuBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए? 3। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए थे? 3। और उस ये कार्बन डाइऑक्साइड भी 3, RuBP भी 3। उसके नतीजे में G3P के कितने मॉलिक्यूल बने? G3P के 6 मॉलिक्यूल बने। G3P के कितने मॉलिक्यूल बने? 6 मॉलिक्यूल बने। और उन 6 में से 1 हमें मिलता है। आउटपुट कितना मिलता है? सिर्फ 1 G3P। टोटल G3P 6
ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। हमें आउटपुट नेट कितना मिलता है 1G3P और वही 1G3P बाद में क्या बनाता है ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप कहेंगे सर फास्फेट यहाँ तो 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट था, फास्फेट इधर भी थी इधर भी थी, पहले फास्फेट इधर थी अब ये फास्फेट इधर भी आ गई, ये फास्फेट कहाँ से आई है ये ATP ने दी थी, ATP ने फास्फेट दी थी तो इधर आ गई थी वो फास्फेट। अब यहाँ कहाँ चली गई है फास्फेट, यहाँ पे वो ये जा रही है 6 फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो रहे हैं तो ये साइड फिर खाली हो जाएगी और ये है ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। और NADPH ने 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट की रिडक्शन भी करा दी है। सो 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट की जब रिडक्शन होती है और इनऑर्गेनिक के फास्फेट निकलते हैं तो बनता है G3P। टोटल 6 बनते हैं, एक साइकिल को छोड़ता है उसको कहते हैं G3P, एक रिलीज हुआ। नेट प्रॉफिट जो मिलता है, नेट कार्बोनेट जो मिलता है, जो पहला कार्बोनेट मिलता है वो G3P होता है, ग्लूकोज नहीं होता। बाद में एक G3P यहाँ वेट करता है, दूसरा G3P अगले साइकिल में आएगा तो एक G3P दूसरा G3P मिलकर ग्लूकोज और ग्लूकोज के बाद स्टार्च वगैरह और फिर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन लिपिड वगैरह भी इधर से ही बनते हैं सारा कुछ। और बाकी कितने हैं, एक इधर चला गया साइकिल को छोड़ के, बाकी कहाँ चले गए 5 आगे चले जाते हैं। इधर आ जाए आप। आउट ऑफ एवरी 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P फॉर्म, टोटल G3P कितने बनते हैं 6। ओनली 1 मॉलिक्यूल लीव द साइकिल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल साइकिल को छोड़ता है टू बी यूज्ड बाय द प्लांट फॉर मेकिंग ग्लूकोज देन सुक्रोज एंड स्टार्च और अदर कार्बोहाइड्रेट एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। टोटल G3P कितने बने 6 बने और 6 में से साइकिल को कितने लीव करेंगे, जस्ट ओनली 1 मॉलिक्यूल विल लीव द साइकिल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल साइकिल को छोड़ेगा एंड दैट विल बी यूज्ड बाय द प्लांट और उसको पौधा यूज करेगा। जो एक G3P बाहर जा रहा है ना, जो एक G3P बाहर जा रहा है इसी को पौधा यूज करेगा, इससे ग्लूकोज बनाएगा, फिर ग्लूकोज मिला के स्टार्च, ग्लूकोज मिला के सुक्रोज, ग्लूकोज मिलती है तो सुक्रोज और सुक्रोज के बाद स्टार्च, उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीज़ें बाद में बनती हैं। सबसे पहले ये बनता है G3P, फिर ग्लूकोज, फिर सुक्रोज, फिर स्टार्च और फिर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। अदर 5 मॉलिक्यूल आर रिसाइकल्ड टू G3P के बाकी 5 मॉलिक्यूल, G3P के बाकी 5 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं रिसाइकल हो जाते हैं टू रीजनरेट 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन RUBP विच इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। इधर देखें G3P के बाकी कितने रह गए, G3P के बाकी मॉलिक्यूल रह गए 5। उन्हीं 5 मॉलिक्यूल को हम क्या कर देते हैं रिसाइकल कर देते हैं। रिमेनिंग 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट दे आर रिसाइकल्ड तो G3P के बकिया 5 मॉलिक्यूल को रिसाइकल किया जाता है और उससे RUBP दोबारा बना लिया जाता है। और याद रखना RUBP क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। RUBP इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। अगर MCQ पूछे कोई आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, आप कहेंगे RUBP। सो बकिया 5 G3P को रिसाइकल करके दोबारा किस में कन्वर्ट करना है, हमने RUBP में कन्वर्ट करना है। और RUBP क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है। ये 5 कार्बन पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल RUBP ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। ये RUBP उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, लिहाजा RUBP 5 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। अब हमने इसको दोबारा बनाना है। सो लास्ट फेज कैल्विन साइकिल का लास्ट फेज 3 रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। अब आपने CO2 एक्सेप्टर को दोबारा पैदा करना है और उसका नाम क्या है RUBP। कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर को दोबारा रीजनरेट करना है और उस CO2 एक्सेप्टर का नाम क्या है RUBP। रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर नाम क्या है उसका RUBP को दोबारा पैदा करना है। लेकिन अभी क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास G3P है। हमने G3P को कहना है किस में कन्वर्ट हो जाओ, RUBP में कन्वर्ट हो जाओ। सो थ्रू ए कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन द कार्बन स्केलेटन ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन G3P आर रीअरेंज्ड इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन राइबोलोज फास्फेट। याद रखना थ्रू ए कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन, बड़े पेचीदा रिएक्शंस होंगे, बहुत सारे रिएक्शन होंगे एंड द कार्बन स्केलेटन ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन G3P
और जो 5 मॉलिक्यूल हैं किसके, G3P के, उनको अरेंज किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है और फिर उसे 3 मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं 5 कार्बन वाले कंपाउंड के। और 5 कार्बन वाला कंपाउंड RUBP है, राइबोलोज फास्फेट है। अभी बिस फास्फेट नहीं है, अभी सिर्फ राइबोलोज फास्फेट है। तो सबसे पहले 5 मॉलिक्यूल जो G3P के हैं हमने उनको 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUP में कन्वर्ट करना है। RUP क्या है, राइबोलोज फास्फेट है। इधर देखें, डायग्राम से नहीं दिखाया गया, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। ये कितने मॉलिक्यूल है मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक। तीन कार्बन वाला कंपाउंड, 3 कार्बन वाला कंपाउंड, 3 3 और 3, तो ये टोटल कितने हैं, 5 हैं। 5 G3P हैं और हर में कार्बन कितनी है, 3 है और एक फास्फेट लगा हुआ है। एक ये G3P के 5 मॉलिक्यूल हैं। ये G3P के कितने मॉलिक्यूल हैं, 5। अब क्या होता है, इनको रीअरेंज किया जाता है और इस तरह 3 कार्बन ये और 2 कार्बन इसकी मिल जाते हैं, 3 कार्बन इसकी और 2 इसकी मिल जाती हैं, और 3 कार्बन ये और 2 कार्बन ये आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरह ये 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन और 3 और 2 मिला के 5 कार्बन। सो 5 कार्बन वाले कंपाउंड बन जाते हैं कितने, और उसका नाम RUP होता है। RUP होता है और वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। 5 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले कितने होते हैं, 3 होते हैं। और एक साइड पे क्या होता है, एक साइड पे फास्फेट होता है। एक साइड पे क्या होता है, फास्फेट होता है। दोनों साइडों पे फास्फेट अभी नहीं है, तो वो है RUP। RUP और RUBP में क्या फ़र्क है, RUBP में दोनों साइडों पे फास्फेट होगा, इधर भी फास्फेट इधर भी फास्फेट, जबकि जो RUP होगा उसमें एक साइड पे फास्फेट होगा, लेकिन ये भी 5 कार्बन पे मुश्तमिल होगा और वो भी 5 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। फ़र्क सिर्फ एक फास्फेट का है, इधर दोनों साइडों पे फास्फेट है तो लिहाजा राइबोलोज बाईफास्फेट या बिस फास्फेट, इधर एक साइड पे फास्फेट है लिहाजा राइबोलोज फास्फेट है। लेकिन हमने ये बनाना है, तो फिर क्या होगा, ATP इस्तेमाल होगा दोबारा। कौन इस्तेमाल होगा, ATP इस्तेमाल होगा। थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं। अब क्या इस्तेमाल होगा, ATP। कितने ATP इस्तेमाल होंगे, 3, और क्या बनेंगे, 3 ADP बनेंगे। ATP इस्तेमाल होंगे, 3 ATP इस्तेमाल होंगे, 3 ADP बनेंगे और 3 फास्फेट इसके साथ मिल जाएंगे। टोटल चूंकि ये कितने मॉलिक्यूल थे, 3 थे, तो लिहाजा 3 के साथ एक एक फास्फेट लगता जाएगा और वो ओरिजिनल 3 राइबोलोज मतलब वो 3 मॉलिक्यूल हमें RUBP के दोबारा हासिल हो जाएंगे। सो G3P को हमने रीअरेंज करना है पहले RUP में, और फिर RUP की हमने ATP के ज़रिए क्या करानी है, फास्फोरिलेशन करानी है, और जिसके नतीजे में दोबारा RUBP जो कार्बोनिल का एक्सेप्टर है वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। तो देखिए शाबाश कि through a complex series of reaction the carbon skeleton of 5 molecule of 3 carbon G3P are rearranged into 3 molecule of 5 carbon राइबोलोज फास्फेट RUP। G3P के 5 मॉलिक्यूल रीअरेंज करते हैं अपने कार्बन्स को और कन्वर्ट हो जाते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड RUP। ईच RUP इज फास्फोरिलेटेड। हर RUP को हम क्या करेंगे, फास्फोरिलेट करेंगे। क्या करेंगे, फास्फोरिलेट मतलब उसमें फास्फेट शामिल करेंगे, और फास्फेट कौन देगा, ATP। ATP दोबारा कहाँ से आएगा, लाइट रिएक्शन से। और RUP की जब फास्फोरिलेशन कराई जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है RUBP में, राइबोलोज बिसफास्फेट में। दोनों साइडों पे अब फास्फेट आ जाएगा। इसकी एक साइड पे फास्फेट है, जब ATP इसकी फास्फोरिलेशन करेगा तो वो बन जाएगा राइबोलोज बिसफास्फेट। द वेरीफाइड 5 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, तो वो पहले वाला शुरू वाला 5 कार्बन पे मुश्तमिल कार्बोनिल का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दोबारा बन जाता है, विद विच द साइकिल स्टार्टेड, जिससे साइकिल क्या हुआ था, शुरू हुआ था। सो RUP की हमने क्या करानी है, ATP से फास्फोरिलेशन करानी है, जिसके नतीजे में RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा, और RUBP वही पहले वाला 5 कार्बन पर मुश्तमिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिससे साइकिल क्या हुआ था, शुरू हुआ था। साइकिल को हमने यहाँ से शुरू किया था, RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने शुरू में मिलाया था, साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ था। Again 3 more molecule of ATP of light reaction are used for this phosphorylation।
अब ये फास्फोराइलेशन कौन करेगा? एटीपी करेगा। कितने एटीपी आएंगे? 3 एटीपी आएंगे। और ये भी कहाँ से आएंगे? लाइट रिएक्शन से। आपको बता रहा हूँ कि ये एटीपी भी कहाँ से आएंगे? लाइट रिएक्शन से आएंगे। और ये 3 एटीपी ही फास्फोराइलेशन करते हैं RuP की into RuBP. So again 3 ATP of the light reaction, they are used for this phosphorylation of RuP molecule. These RuBP are now prepared to receive carbon dioxide again and the cycle continues. अब RuBP दोबारा बन गया और ये RuBP is ready है to accept a new molecule of carbon dioxide. ये RuBP ready है एक नए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने के लिए और साइकिल को दोबारा चलाने के लिए या जारी रखने के लिए। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हुआ, द केल्विन साइकिल। अल्लाह हाफिज़।